हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी वर्ल्ड। आज हम लोग भारत के भूगर्भिक विकास के को पढ़ते हुए उसके अगले पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले दो वीडियोज़ में हम लोग आर्कियन समूह, पुराण समूह और द्रविड़ समूह की चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, आर्कियन समूह, पुराण समूह और द्रविड़ समूह। आज हम लोग चर्चा करेंगे आर्य समूह के बारे में। ठीक है, आर्य समूह में यहाँ पर देखिए 4 भागों में डिवाइड किया गया है: गोंडवाना क्रम, दक्कन ट्रैप, टर्शियरी क्रम और क्वाटरनरी क्रम। ठीक है, आज हम लोग इनके बारे में चर्चा करेंगे। गोंडवाना क्रम की क्या विशेषता है, दक्कन ट्रैप की क्या विशेषता है, टर्शियरी क्रम क्या है, क्वाटरनरी क्रम क्या है। ठीक, तो इसको शुरुआत करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। ठीक है, हम लोग शुरुआत करते हैं आर्य समूह की। आर्य समूह देखिए, आर्य समूह क्या है? भारतीय भूविज्ञान के आर्यकल्प की जो शुरुआत होती है वो कब से होती है? ऊपरी कार्बनी काल से मानी जाती है, जो क्या है? घटना प्रधान कल्प है। घटना प्रधान होने का मतलब क्या है? इसमें कई सारी घटनाएं घटित हुई हैं। घटनाएं क्या घटित हुई हैं कि यहाँ पर जो आपका स्थल रहा है, ठीक है, वो स्थल खंड किस प्रकार एक दूसरे रूप में परिवर्तित हो रहा है, स्थलों पर क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं, जो स्थल खंड पहले एक थे वो किस प्रकार अलग हुए। ठीक है, तो ये सारी घटनाएं इस काल में घटित हुई हैं। अब हम लोग देखते हैं जो आपका ये क्या है? घटना प्रधान है। और आर्य समूह को क्या किया जाता है? कई उपविभागों में विभक्त किया जाता है। उसमें सबसे पहला क्या है आपका? गोंडवाना क्रम। ठीक है, गोंडवाना क्रम क्या है? तो गोंडवाना क्रम प्रायद्वीपीय द्रोणिका बेसिन में परतदार अवसादी शिलाओं के बृहत निर्माण को प्रदर्शित करता है। ठीक है, जो आपकी प्रायद्वीपीय द्रोणियां रही हैं। प्रायद्वीपीय द्रोणी का मतलब क्या है भाई? द्रोणी किसे कहते हैं? दो उथले हुए भागों के बीच में एक गहरी घाटी को ही क्या कहा जाता है? द्रोणी कहा जाता है। जब उथले भागों से यहाँ पर क्या किया जा रहा है? लाकर अवसाद लगातार जमा किए जा रहे हैं, तो इसमें एक मोटी परत के रूप में इसमें एक क्रम का निर्माण होता है, जिसे क्या कहा गया? गोंडवाना क्रम कहा गया। ठीक है, अब इस गोंडवाना क्रम का जो आरंभ होता है, इसका जो निर्माण होता है, ये ऊपरी कार्बोनिफेरस से जुरासिक काल तक होता है। मतलब ये एक लंबा काल रहा है जिसमें गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है, और इसका जो सबसे पहले अध्ययन किया गया वो कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश के गोंड क्षेत्र में किया गया। और इसी के आधार पर इसका नाम भी क्या दिया गया? गोंडवाना। जो इस क्रम का नाम गोंडवाना क्रम पड़ा, उसके पीछे मुख्य कारण ये है कि इसका जो सर्वप्रथम अध्ययन किया गया वो मध्य प्रदेश के गोंड क्षेत्र में अध्ययन किया गया। वहाँ की चट्टानों के आधार पर, वहाँ के शैलों के आधार पर इसका नाम क्या रखा गया? गोंडवाना क्रम की चट्टानें। ठीक है, और जो ये आपकी चट्टानें हैं, ऐसा नहीं है कि केवल भारत में ही विकसित हुई हैं। इनका जो विस्तार है भारत के बाहर भी पाया जाता है, जिसमें क्या? मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका एवं अंटार्कटिका के भागों में भी क्या किया जाता है? इनका जो विस्तार हो पाया जाता है। और ये क्या प्रदर्शित करते हैं? विखंडन के पूर्व गोंडवाना लैंड जो भूखंड थे वो सब क्या थे? भारतीय भूखंड से जुड़े हुए थे। ठीक, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो आपका पृथ्वी है, पृथ्वी पर समस्त स्थलखंड क्या थे? एक में जुड़े हुए थे। इस स्थल का नाम क्या था? पैंजिया। और उसके बाद जो आपका जलखंड रहा है, ठीक है, इस जलखंड का क्या नाम था? पैंथालासा। अब होता क्या है, जब पैंजिया और पैंथालासा आपस में जुड़े हुए थे, बाद में क्या होता है? पैंजिया का विभाजन हो जाता है। पैंजिया दो भागों में विभक्त हो जाता है। और वो दो भाग कौन कौन से होते हैं? ठीक है, इसमें एक भाग उत्तर की ओर, एक भाग दक्षिण की ओर। उत्तर वाले भाग को क्या कहा जाता है? अंगारा लैंड। ठीक, और दक्षिण वाले भाग को कहा जाता है गोंडवाना लैंड। अब यहाँ पर देखिए, जो आपका अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड है, अंगारा लैंड में क्या था? अंगारा लैंड में उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया सम्मिलित हैं। ठीक है, और गोंडवाना लैंड में कौन कौन सा हिस्सा सम्मिलित है? तो गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका,
और ऑस्ट्रेलिया और प्रायद्वीपीय भारत, ये भाग गोंडवाना लैंड में सम्मिलित है। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है कि यहाँ पर जो भारत में आपकी गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जा रही हैं, उन चट्टानों का विकास इसके विखंडन के पहले ही हुआ है। ठीक है, अब तक भारत जो आपका गोंडवाना लैंड है इसका विखंडन नहीं हुआ है, ध्यान दीजिएगा। इसके आगे विखंडन होगा लेकिन अभी तक इसका विखंडन नहीं हुआ है। ठीक, अगर इसकी विशेषताओं पर ध्यान दिया जाए, जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें उनकी क्या विशेषताएं हैं। ठीक, तो पहली चीज ये क्या है, अवसादी चट्टान है। क्यों अवसादी चट्टान है? क्योंकि जो आपकी द्रोणियां हैं, द्रोणियों में अवसादों के लाकर जमा करने से ही क्या हुआ है, यहाँ पर इन चट्टानों का निर्माण हुआ, इसलिए क्या है, अवसादी चट्टान है। चूंकि जीवों के अवशेष क्या हैं, इसके पहले विंध्यन क्रम में भी पाए जाते रहे, लेकिन विंध्यन क्रम में बहुत कम आपके पाए जा रहे हैं। ठीक, फिर जब आप द्रविड़ क्रम की बात करते हैं, ठीक है, द्रविड़ समूह की बात करें, द्रविड़ समूह में क्या है, जीवों के अवशेष पाए जाने के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, जीवाश्म पाए जा रहे हैं, अर्थात इस समय तक जीवन क्या हो रहा था, उत्पन्न हो चुका था, जीवन पाया जा रहा था, लेकिन जीवन में किसका था, वनस्पतियों का जीवन इस पर पाया जा रहा था। और इसमें क्या है, हिमानी निक्षेप के अवशेष मिलते हैं। खास बात क्या है इस चट्टान की या इस क्रम की चट्टानों की, इसमें हिमानी के निक्षेप क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब इसमें उसके बाद क्या है, हर्षियन हलचल के परिणाम स्वरूप कोयले का निर्माण निर्मित वनस्पतियों के चट्टानों के नीचे दबने से होता है। ठीक है, अब इसमें क्या था, जीवाश्म पाए जा रहे हैं। जीवाश्म के बारे में हमने अभी आपको बताया कि जीवाश्म में क्या था, ज़्यादातर वनस्पतियाँ थी। तो जो वनस्पतियाँ हैं, यह हर्षियन काल में जब यहाँ पर काफ़ी सारी हलचल होती है, तो हलचल होने का मतलब पृथ्वी का जो ऊपरी परत है उसमें क्या होती है, परिवर्तन होता है। तो जो ऊपर की पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं, स्थल के नीचे दब जाते हैं। ठीक है, और दब जाने के परिणाम स्वरूप इसमें क्या, ये सब क्या होते हैं, कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। और ये परिवर्तन किस समय हो रहा है कि गोंडवाना लैंड के गोंडवाना क्रम में ही ये परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद भारत में पाए जाने वाले जो कोयला है उसका लगभग 95% से अधिक कोयला क्या किया जाता है, इन्हीं चट्टानों से प्राप्त किया जाता है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों से ही प्राप्त होता है। और इस दौरान जलवायु परिवर्तन के भी संकेत प्राप्त होते हैं। ठीक है, कैसे, यहाँ पर देखिए, जो आपको हमने अभी बताया कि हिमानी के निक्षेप पाए जाने, हिमानी निक्षेप पाए जाने का मतलब क्या है, इस समय के पूर्व क्या है, इस समय जिस समय की ये चट्टानें निर्मित हुई हैं उस समय कहीं ना कहीं क्या है, उसमें पूरे स्थल मंडल पर बर्फ का प्रसार हो चुका था। ठीक है, संपूर्ण स्थल पर यहाँ पर बर्फ का प्रसार हो चुका था। इस कारण यहाँ पर हिमानी के द्वारा निक्षेप की अवस्थितियाँ पाई जाती हैं। अब जब हिमानी के निक्षेप की अवस्थिति है, इसके बाद फिर से परिवर्तन हुआ है, जो आपका पूर्णतः बर्फ आच्छादित थी वो बर्फ समाप्त हो चुकी है। इसका मतलब क्या है, जलवायु परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो इस दौरान जो आपके जलवायु परिवर्तन के भी संकेत प्राप्त हुए हैं। अगर वितरण की बात की जाए, जो आपके गोंडवाना क्रम की चट्टानें, इनका वितरण किस प्रकार है, तो गोंडवाना शैल के जो दृश्यांश हैं मुख्यतः कहाँ देखे जा रहे हैं, 4 भागों में देखे जाते हैं देश के। वो चारों भाग कौन कौन से हैं, पहला है छोटा नागपुर का दामोदर घाटी क्षेत्र। ठीक है, दूसरा है महानदी घाटी क्षेत्र, तीसरा है गोदावरी बेनगंगा और वर्धा घाटी क्षेत्र, चौथा है कच्छ काठियावाड़ पश्चिमी राजस्थान कश्मीर एवं सिक्किम के क्षेत्र। देखिए, इससे पहले अभी हमने आर्य समूह की जब बात की तो वहाँ पर क्या था कि जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं उनका निर्माण कहाँ हुआ है, प्रायद्वीपीय भारत की द्रोणियों की बात की जाए। ठीक है, ये द्रोणियाँ क्या है, पहली आपकी छोटा नाग, यहाँ पर महानदी की द्रोणी, गोदावरी की द्रोणी। ठीक है, इसके बाद ये जो आपकी द्रोणियाँ हैं, इन्हीं द्रोणियों में ही इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। ठीक, अब इसके वर्गीकरण की बात की जाए, जो आपका गोंडवाना क्रम है इसका वर्गीकरण भी किया गया है। तो ओ फिश्टमेंटल एवं ब्रेडेनबर्ग ने शैलकीय आधार पर गोंडवाना क्रम को 3 भागों में, निचले, मध्य एवं ऊपरी भागों में विभाजित किया है। ठीक है, लेकिन हम लोग मुख्यतः निचले क्रम और ऊपरी क्रमों को ही देखते हैं, मध्य क्रम के अंतर्गत इसमें ज़्यादा उपविभाग नहीं किए गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो आपका निचला गोंडवाना क्रम है उसको किन किन उपक्रमों में बांटा गया है। तो पहला है तालचेर उपक्रम। तालचेर उपक्रम का नाम
करण तालचेर क्यों पड़ा? इसके पीछे कारण यह है कि इसका उड़ीसा के ढेंकानल जनपद के तालचेर के आधार पर ही इसका नाम तालचेर उपक्रम पड़ा। इस क्षेत्र में खोजी जाने वाली जो आपकी चट्टानें हैं, ठीक है, ये इन्हीं क्षेत्रों में चट्टानों के इन क्षेत्रों में मिलने के कारण इसका नाम क्या किया गया? तालचेर उपक्रम रखा गया। और इसके नीचे क्या है? हिमानीय गोलाश्म का संस्तर पाया जा रहा है। अभी इसके पहले जब आप विशेषता पढ़ रहे थे तो उसमें बताया गया था कि हिमानी निक्षेप के अवशेष मिले हैं, तो इसके नीचे क्या? हिमानीय गोलाश्म का संस्तर पाए जाने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर हिमानी के निक्षेप प्राप्त हुए हैं। दूसरा क्या है? दामुदा उपक्रम। दामुदा उपक्रम क्या है? पश्चिम बंगाल के दामुदा क्षेत्र में विकसित हुआ है, इस कारण से इसका नाम दामुदा उपक्रम रखा गया। और ये गोंडवाना क्रम का सबसे महत्वपूर्ण उपक्रम है। क्यों? क्योंकि इसी क्रम की चट्टानों से सबसे अधिक मात्रा में कोयले की प्राप्ति होती है। जो खनिज आपके हैं इसी क्रम में अधिक पाए जा रहे हैं। अगला है पंचेत उपक्रम। पंचेत उपक्रम क्या है? निचले गोंडवाना क्रम का सबसे नवीन उपक्रम है। जो आपका निचला गोंडवाना, अगर जैसे ये पूरा गोंडवाना क्रम है, इसको दो भागों में बांटे, ये क्या है? निचला है, ये अपर है, ठीक है, ऊपर ये। तो निचले वाले का भाई शुरुआत तो यहाँ से होगी निचले का, लेकिन यहाँ पर जो होगा ये सबसे नवीन होगा। तो जो आपका पंचेत उपक्रम है वो इस क्षेत्रों में, ये वाला हिस्सा क्या है आपका? पंचेत, ठीक है। तो इस प्रकार जो आपका पंचेत उपक्रम है ये गोंडवाना क्रम का सबसे नवीन उपक्रम है और इसका नामकरण रानीगंज के दक्षिण स्थित पंचेत हिल के नाम पर रखा गया। रानीगंज क्या है? एक कोयला खनन क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का, ठीक। और पश्चिम बंगाल के रानीगंज के दक्षिण में एक पहाड़ी स्थित है जिसका नाम है पंचेत हिल, और उसी क्षेत्र में पाए जाने के कारण इसका नाम क्या रखा गया? पंचेत उपक्रम रखा गया। अब हम लोग देखते हैं ऊपरी गोंडवाना क्रम में। ऊपरी गोंडवाना क्रम में पहला है आपका महादेव उपक्रम। तो महादेव क्या है? सतपुड़ा श्रेणी की महादेव पहाड़ी के नाम पर इसका नामकरण क्या किया गया? महादेव उपक्रम रखा गया। उसके बाद पंचमढ़ी उपक्रम के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि पंचमढ़ी क्षेत्रों में भी इसमें ये क्षेत्र पाए जाते हैं। पंचमढ़ी उपक्रम के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो जो आपका महादेव उपक्रम है इसको पंचमढ़ी उपक्रम के नाम से भी जाना जाता है। अगला है राजमहल उपक्रम, ठीक है। राजमहल उपक्रम की दो अवस्थाएं हैं, पहला क्या है? राजमहल अवस्था, और दूसरी क्या है? कोटा अवस्था। तो ये दोनों क्षेत्र हैं, राजमहल क्षेत्र और कोटा क्षेत्र। इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले अलग अलग हिस्सों को क्या किया गया? राजमहल के दो अवस्थाओं के रूप में डिवाइड कर दिया गया है। अगला है जबलपुर उपक्रम, ठीक है। इसका जो मुख्यतः विकास हुआ है वो सतपुड़ा एवं मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में हुआ है। जो आपकी सतपुड़ा पहाड़ी है और जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है उस क्षेत्रों में जिसका विकास हुआ है उसका नाम क्या रखा गया है? जबलपुर उपक्रम। और इसको भी दो अवस्थाओं में बांटा गया, क्या? निचला चौगान और ऊपरी जबलपुर। जो निचला हिस्सा है उसे चौगन क्षेत्र कहा गया और जो ऊपरी हिस्सा उसे जबलपुर क्षेत्र कहा गया, ठीक है। तो निचला चौगन उपक्रम और ऊपरी जबलपुर उपक्रम। फिर अगला जो है वो आपका क्या है? उमिया उपक्रम। ये गुजरात के उमिया ग्राम के आधार पर नामकरण किया गया है। गुजरात के उमिया गांव में पाए जाने वाले चट्टानों के आधार पर ही इसका क्या किया गया है? उमिया उपक्रम नामकरण किया गया है। अब अगर इसके आर्थिक महत्व की चर्चा करें, ठीक, तो जो आपका गोंडवाना क्रम है इस क्रम की शिलाओं में भारत का 95% से अधिक कोयला भंडार पाया जाता है। दूसरा, इस दृष्टि से दामुदा उपक्रम क्या होता है? विशेष महत्व प्रदान करता है। इसको हम आप पहले भी बता चुके हैं आपको कि दामुदा उपक्रम क्या है? भारत में कोयला उत्पादन की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तीसरा क्या है? कोयले की परतों के नीचे की जो अग्नि मिट्टी है इसका उपयोग उच्च ताप सह के रूप में किया जाता है। भाई जो आपकी मान लीजिए कोयले की परत है, ठीक, ये आपका क्या है? कोयला है और इसके नीचे यहाँ पर एक क्या है? उच्च ताप सह मिट्टी है। इस मिट्टी का जो प्रयोग किया जाए, ये जो अग्नि मिट्टी है, अग्नि मिट्टी क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि कोयले के ताप के कारण ये काफ़ी अधिक गर्म हो चुकी है, पक चुकी है, इसलिए इसके अंदर की जो क्षमता है वो उस तापमान को अधिक सहन करने की क्षमता है, ठीक है। इसीलिए इसे किस रूप में प्रयोग किया जाता है? उच्च ताप सह के रूप में प्रयोग किया जाता है कि ये अधिक तापमान को क्या कर सकती है? सहन कर सकती है। और जो आपकी ऊपरी गोंडवाना की सतह है वो धारवाड़ की तरह अनुर्वर नहीं है। जो आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं उनमें उर्वरता नहीं पाई जाती है, लेकिन ऊपरी गोंडवाना की जो सतह है उसमें उर्वरता है, ठीक है, लेकिन उर्वरता इतनी नहीं है कि बिना खादों के और उर्वरकों के आप उसमें उत्पादन कर सकें, लेकिन इतनी उर्वरता जरूर है कि उसमें खादों और उर्वरकों के प्रयोग से आप क्या कर सकते हैं? इस पर कृषि कार्य
कर सकते हैं। ये आपकी क्या है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों की विशेषता है। अब हम लोग देखते हैं इसका विस्तार किन किन क्षेत्रों में है। ठीक है, तो जो आप चारों क्षेत्र ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक, एक क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र, तीसरा क्षेत्र और चौथा, ये जो आपकी विभिन्न नदी घाटियां हैं, ठीक है, यही नदी घाटियों में इसका क्या हुआ है, जमाव हुआ है। और ये आपका सिक्किम वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो ये आपके प्रमुख क्षेत्र हैं। अब इसको अगर हम राज्यों के हिसाब से देखें, ठीक, तो किन किन राज्यों में है, तो राज्यों की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो ये वाला हिस्सा क्या है आपका भाई, कुछ हिस्सा आंध्र प्रदेश में है, कुछ इसका महाराष्ट्र में है, कुछ तेलंगाना में और कुछ छत्तीसगढ़ में है। इसके बाद इसको जब आप देखेंगे तो ये क्या है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा है। इधर आपका मध्य प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा है। इधर फिर जब आप जाएंगे बिहार और झारखंड और पश्चिम बंगाल वाला हिस्सा है। इधर आपका सिक्किम और पश्चिम बंगाल वाला हिस्सा है। इसका मतलब ये है कि इसका जो विस्तार है वहाँ पर आप देखते हैं कोयले का खनन किया जाता है। और कोयले का खनन क्या किया जाता है, इन्हीं घाटियों में ही कोयले का खनन अधिक मात्रा में किया जाता है। तो कोयले की दृष्टि से गोंडवाना क्रम सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। और जो आपका भारत में संपूर्ण कोयला उत्पादन किया जा रहा है उसका लगभग 95% से अधिक कोयले का उत्पादन क्या किया जाता है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों से ही किया जा रहा है। अब हम लोग अगले क्रम को देखते हैं, दक्कन ट्रैप। हम लोग देखते हैं दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप की विशेषता क्या है कि क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में बाघ एवं लमेटा संस्तरों के परवर्ती काल में, देखिए बाघ और लमेटा ये दोनों क्या है, समनीय संस्तर हैं। संस्तर का मतलब एक परत, दूसरी परत, तीसरी परत। ठीक है, इन परतों की बात की जा रही है। इन बाघ और लमेटा संस्तरों के परवर्ती काल में, मतलब उसके बाद का जो समय है, इस संस्तर के बाद का जो समय है उसमें प्रायद्वीपीय भारत का एक बड़ा क्षेत्र क्या हुआ, तीव्र ज्वालामुखी क्रिया से प्रभावित हुआ। ठीक, जो आपका प्रायद्वीपीय भारत है। अब इसके यहाँ इससे पहले हम लोग चलते हैं गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड की तरफ। ठीक, आपका ये अंगारा लैंड है, ये गोंडवाना लैंड है। ठीक, अब यहाँ पर क्या हुआ है, गोंडवाना लैंड का विभाजन हो चुका है। ठीक है, इस दौरान गोंडवाना लैंड का विभाजन हो चुका है। भारत क्या हुआ है, इससे अलग हो गया है और अलग होकर भारत उत्तर की ओर बढ़ रहा है। ठीक, जब भारत उत्तर की ओर बढ़ रहा है इसका मतलब ये दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया इससे अलग हो चुका है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, ज्वालामुखी क्रिया से प्रभावित होता है। उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, दरारी उद्भेदन से सोपानी रचना वाले ज्वालामुखी पठार का निर्माण होता है जिसे दक्कन ट्रैप कहते हैं। तो जो आपका दक्कन ट्रैप है वो क्या है, एक सोपान नुमा, इस प्रकार सीढ़ी नुमा एक क्या है, पठार है। इसी सीढ़ी नुमा पठार को ही क्या कहा जाता है, दक्कन ट्रैप कहा जाता है। अगर इसकी विशेषता की बात की जाए कि जो आपका दक्कन ट्रैप है इसकी विशेषता क्या है, तो दक्कन ट्रैप की सर्वाधिक मोटाई लगभग 3000 मीटर कहाँ पर पाई जाती है, मुंबई तट के सहारे। अर्थात इसकी जो मोटाई है भाई, जैसे आपका गुजरात वाला हिस्सा है, उसके बाद ये, ठीक है, मुंबई वाला हिस्सा, इस ये वाला जो तट है, इस तट के सहारे क्या है, यहाँ पर इसकी सबसे अधिक मोटाई पाई जाती है। और दूसरी इसकी विशेषता क्या है कि जैसे पश्चिम से पूर्व की ओर उत्तर इसकी मोटाई क्या होती जाती है, कम होती जाती है। अर्थात यहाँ से इधर की ओर जैसे जैसे बढ़ेंगे पूर्व की ओर इसकी मोटाई क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ठीक है, और अगली विशेषता क्या है, लावा उद्भेदन भूपृष्ठीय था। लावा उद्भेदन भूपृष्ठीय होने का मतलब ये है कि जिस समय इसका क्या हुआ है, जो आपका दक्कन ट्रैप है, जिस समय इसका निर्माण हुआ उस समय जो ज्वालामुखी क्रियाएं हुई, वो ज्वालामुखी क्रियाएं किस प्रकार की हुई हैं, ज्वालामुखी क्रियाओं के माध्यम से हुआ क्या है कि यहाँ पर लावा का निर्माण हुआ है। और जो लावा का निर्माण उत्पन्न हुआ है वो क्या हुआ है, भूपृष्ठ पर हुआ है, ना कि समुद्री सतह के नीचे हुआ है। भूपृष्ठ पर होने के कारण ही इसका निर्माण हुआ है। अगली विशेषता क्या है कि जो आपकी चट्टानें हैं वो क्या है, आग्नेय बेसाल्ट चट्टानों से द्वारा निर्मित हैं। ये आग्नेय शैलों द्वारा और बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित क्या है, एक लावा पठार है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे। क्यों नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि
भाई जो लावा है, लावा का तापमान इतना है कि जब ये बाहर पृथ्वी की सतह पर आएगा तो जो भी जीव इसके अंदर आएंगे वो जलकर समाप्त हो जाएंगे। तो जब जलकर समाप्त हो जाएंगे तो उसमें अवशेष कुछ नहीं रह जाएगा, इसलिए इसमें क्या होता है, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। अगर बात की जाए इसके विस्तार की, तो जो आपके दक्कन ट्रैप का विस्तार वो कहाँ कहाँ है, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ठीक है, और आंध्र प्रदेश, सॉरी यहाँ पर गलती से कर्नाटक लिख उठा है, ये आंध्र प्रदेश है। ठीक, तो आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में पाया जाता है। अब अगर इसमें बात की जाए सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है, तो सबसे अधिक मात्रा में ये महाराष्ट्र में इसका विस्तार है। ठीक है, अब अस्तर विन्यास का मतलब ये है कि इसका विभाजन होगा। भाई जो दक्कन ट्रैप है, सीढ़ी का निर्माण कब होगा, सीढ़ी का निर्माण होगा जब इसमें से क्या हो, अलगाव हो। ठीक, और ये अलगाव कब होगा, भाई ये अलगाव होने का तात्पर्य ये है कि इसमें एक संस्तर का निर्माण होगा। ठीक, तो उसी अस्तर विन्यास के आधार पर इसको क्या किया जाता है, 3 प्रमुख खंडों में विभाजित किया जाता है। ठीक, संस्तरण संबंधों के आधार पर दक्कन ट्रैप को 3 प्रमुख खंडों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन सा, पहला क्या है, निचला ट्रैप। निचला ट्रैप का मतलब क्या है, इसका जो क्षेत्र विस्तार है वो मध्य प्रदेश, नर्मदा एवं बरार के क्षेत्रों में। ठीक है, जो आपका निचला ट्रैप है इसका विस्तार मध्य प्रदेश, नर्मदा और बरार के क्षेत्रों में पाया जाता है। इसमें जो आपकी लावा के जमाव है, इसकी मोटाई बहुत ज़्यादा नहीं, लगभग 450 मीटर के आसपास है। ठीक, वहीं जो आपका मध्यवर्ती ट्रैप है, ये क्या है, मालवा और मध्य भारत के क्षेत्रों पर ये फैला हुआ है, और यहाँ लावा एवं राख की जो परतें सबसे अधिक मोटाई में फैली हुई है, और ये मोटाई लगभग कितनी है, 1200 मीटर के आसपास है। तो मध्यवर्ती ट्रैप सबसे अधिक मोटाई में फैले, इसमें लावा का जमा हुआ है। वहीं जो आपका निचला ट्रैप है इसमें लगभग 450 के आसपास है। ठीक है, मीटर के आसपास है। इसके बाद जो आपका ऊपरी ट्रैप है, इसका जो फैला हुआ महाराष्ट्र और सौराष्ट्र के क्षेत्रों में पाया जाता है, और इसमें जो मोटाई है वो लगभग 150 मीटर के आसपास पाई जाती है। ठीक है, तो सबसे कम मोटाई अगर किसी में है तो क्या है, ऊपरी ट्रैप पे जमा होने वाले लावा की मोटाई है। अब अगर इसके आर्थिक महत्व की हम लोग बात करें कि आर्थिक महत्व क्या है, ठीक है, तो दक्कन ट्रैप के बेसाल्ट का उपयोग, जो आपका दक्कन ट्रैप है इसके बेसाल्ट का उपयोग सड़क एवं गृह निर्माण के लिए किया जाता है। जो आपकी बेसाल्ट चट्टानें हैं क्योंकि वो मजबूत होती हैं, ठीक है, तो इसकी मजबूती के कारण इन चट्टानों का निर्माण क्या के लिए किया जाता है, सड़क के लिए और गृह निर्माण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और जो आपकी बेसाल्ट चट्टानें वो मैग्नीशियम, आयरन और चूना की मात्रा में क्या है, इनकी प्रचुरता होती है। ठीक, बेसाल्ट चट्टानों में मैग्नीशियम की मात्रा अधिक है, आयरन की मात्रा है और चूना की भी अधिकता है, लेकिन वहीं क्या है, नाइट्रोजन और पोटास की कमी होती है। और जो आपकी चट्टानें हैं, ठीक है, बेसाल्ट चट्टानें हैं, बेसाल्ट चट्टानें का मतलब जो आपका दक्कन ट्रैप है, दक्कन ट्रैप में ह्यूमस की कमी पाई जाती है, और इससे निर्मित होने वाली जो मिट्टी है वो काली मिट्टी होती है। ठीक है, दक्कन ट्रैप जो आपका है, दक्कन ट्रैप क्या है, लावा का पठार है, और लावा के पठार से काली मिट्टी का निर्माण हो रहा है। काली मिट्टी को कपास मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी, ठीक है, या चरनोजम मिट्टी, ठीक है, विभिन्न नामों से जाना जाता है। काली मिट्टी, कपास मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी और चरनोजम मिट्टी, इस प्रकार से विभिन्न नामों से जाना जाता है। देखिए यहाँ पर इसके विस्तार को दर्शाया गया है। जी, गुजरात वाला हिस्सा आपका हो गया, इधर ये वाला हिस्सा आपका क्या है, पूरा ये महाराष्ट्र वाला हिस्सा हो गया, ये वाला हिस्सा पूरा महाराष्ट्र का है। अब महाराष्ट्र में देखिए इधर वाला हिस्सा छूट गया है, इधर ये आपका मध्य प्रदेश वाला हिस्सा है, एमपी वाला। ठीक, इधर आपका ये क्या है, तेलंगाना वाला हिस्सा है ये। ठीक, इधर आपका क्या है, ये कर्नाटक वाला हिस्सा है। इस प्रकार ये क्या है भाई, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक, इन क्षेत्रों में इसका विस्तार पाया जा रहा है। और सबसे अधिक विस्तार कहाँ है, आप देख रहे हैं सबसे अधिक विस्तार कहाँ पर है, तो ये पूरा महाराष्ट्र में इसका सबसे अधिक विस्तार पाया जा रहा है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें क्वार्टरनरी और टर्शियरी की,
ठीक है। जैसे यहाँ पर अभी 2 क्रम बच रहे हैं, ठीक। एक है आपका टर्शियरी क्रम, एक है क्वार्टरनरी क्रम। तो टर्शियरी क्रम जो है ये हिमालय से संबंधित है, ठीक है। तो हिमालय में जो चट्टानें पाई जा रही हैं वो टर्शियरी क्रम की चट्टान है। तो इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे जब हम लोग भारत का भौतिक विभाजन पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें जब हम लोग हिमालय पढ़ेंगे तो हिमालय के साथ साथ हम लोग टर्शियरी क्रम की भी चर्चा कर लेंगे, इसमें जो चट्टानें पाई जा रही हैं उसकी विशेषता क्या है, ठीक। रही बात क्वार्टरनरी क्रम की, तो जो आपका क्वार्टरनरी क्रम है, ठीक है, क्वार्टरनरी क्रम का मतलब है कि आपका मध्य का मैदान, जो आपका मैदानी हिस्सा है, ठीक है, ये मैदान जो आपका है ये क्वार्टरनरी क्रम में निर्मित हुआ है, ठीक है। तो जब मैदानों की चर्चा हम लोग करेंगे मिट्टियों के बारे में, ठीक, किस प्रकार की मिट्टी है, मैदान का विस्तार किस प्रकार है, तो वहाँ पर हम लोग क्वार्टरनरी क्रम को चर्चा कर लेंगे, ठीक है। देखिए ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ज़्यादा अधिक मात्रा में वीडियो की संख्या ना हो, ठीक है, और चीज़ें आप लोग के पास वही रहेंगी, बार बार उन चीज़ों को रिपीट करना एक क्रम में चलने से ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, टर्शियरी क्रम और क्वार्टरनरी क्रम को हम लोग हिमालय के साथ और मैदानों के साथ पढ़ लेंगे, ठीक। तो आपका जो भारत का भूगर्भिक विकास है वो समाप्त होता है। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे भारत के भौतिक विभाजन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो का जो आपका PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है।